जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस आईबीपीएस के अंतर्गत पे अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर अलग अलग बैंकों के लिए यहाँ पर आईबीपीएस के द्वारा बैंक के अंतर्गत पे यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। सॉलिड रूप से देख लेंगे, ये आपके जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती बनी रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ibps.in पे जाके आपको गूगल या क्रोम पर सर्च कर लेना, उसके बाद में आपका पोर्टल चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो आईटी ऑफिसर के लिए, स्केल फर्स्ट के लिए, सेकंड है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, थर्ड है उसके बाद में राजभाषा अधिकारी के लिए, और उसके बाद में फोर्थ नंबर है लॉ ऑफिसर के लिए, और उसके बाद में 5 नंबर है एचआर ऑब्लिक जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो पर्सनल्स ऑफिसर के लिए, एचआर ऑब्लिक पर्सनल ऑफिसर के लिए सब स्केल फर्स्ट का है, और 6 नंबर है मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए स्केल फर्स्ट के लिए। ठीक है, लगभग 6 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत में यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है। उसके बाद में देखते हैं इंपोर्टेंट डेट। देखिए, अगर इंपोर्टेंट डेट की बात करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इंक्लूडिंग एडिड मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट्स 1 जुलाई से लेकर आपको क्या करनी है, 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म फीस भी आपको पेमेंट कब कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन से फीस इंटीमेशन से चार्ज ऑनलाइन 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फीस पेमेंट करेंगे। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है, अगस्त 2025 में इसका एग्जाम हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी है अगस्त 2025 में अनाउंस है। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट सितंबर 2025 में अनाउंस कर दिया जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन से जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा सितंबर-अक्टूबर, जिसका प्रीलिम्स से क्वालिफाई होगा। फिर उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम होगा नवंबर 2025 में। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो मेंस एग्जामिनेशन है नवंबर 2025 में। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू होगा इसके अंतर्गत दिसंबर-जनवरी 2026 में करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, देखिए दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आपका करवा दिया जाएगा। और उसके बाद में अलॉटमेंट की बात करेंगे तो प्रोविजनली अलॉटमेंट आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी जनवरी-फरवरी 2026 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सारे के सारे डेट देख ले इसके अंतर्गत पे जो इंपॉर्टेंट होता है, ये लगभग इनके द्वारा सारे एक साथ में दिया रहता है इंडेक्स के अंतर्गत पे, किस पेज के अंतर्गत पे क्या चीज़ दिया गया है, कहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, एक एक करके हम सॉलिड रूप से सब देखते हुए ले चलेंगे। ठीक है, अगर कोई छूट जाएगा तो फिर उसको भी मैनेज कर लेंगे। अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, स्केल फर्स्ट के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर से, ठीक है ना, जो इसके अंतर्गत पर सारा का सारा आएगा। और उसके बाद में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अगर बात करेंगे तो कैनरा बैंक के अंतर्गत पे इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कहा कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए स्केल फर्स्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। सैलरी जो चीज़ यहाँ पे दिया गया वो चीज़ आप देख लेना। वही है यहाँ पर थोड़ा सा सिटीजनशिप से रिलेटेड कहा गया, थोड़ा सा आप देख लेना इसमें। जैसे कि कहा गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटी रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 1962 के अंतर्गत पे विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया वो एलिजिबल होगा। और 5 नंबर है पर्सन्स ऑफ इंडिया ऑरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मरली तंजानिया एंड ज़ांज़िबार, जाम्बिया, मालवी, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका एज काउंट किया जाएगा यहाँ पर 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत पे। इस डेट को आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से लेकर 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, न तो इससे पहले न तो इसके बाद में होना चाहिए। अब देखिए इसके अंतर्गत पे जैसे कि क्या कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, एज में छूट है उसके लिए 35 एज लिमिट होगी। ठीक, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत पे, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत पे ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का है, 33 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज होगी। और उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी एंड जो इसके अंतर्गत की डिफाइंड अंडर जो इसके अंतर्गत पर राइट ऑफ द जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक्ट है 2016, ठीक है ना, जो राइट एक्ट एक क्वेश्चन भी हो गया, द राइट्स ऑफ जो पर्सन
विथ डिसेबिलिटी जो एक्ट 2016 का जो सर्टिफिकेट बना है उसके अंतर्गत उसके लिए 10 साल का है, यहाँ पर 40 साल उसके लिए हो जाता है। उसके बाद में एक्स सर्विस हो गया, कमांड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, डबल एस सी एटसेट्रा उसके अंतर्गत पा जाता है, तो उसके लिए 5 साल एज लिमिट छूट है, मैक्सिमम 35 हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें सारी की सारी चीज़ दी गई हैं, ये शॉर्ट में आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड पेज के अंतर्गत पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख ली है। कोई चीज़ अगर बारीकी से छूट जाएगा ना फिर उसके बाद में इसको मैनेज कर लेंगे। वही उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी से रिलेटेड दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पर दिव्यांग जो चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर की बात करेंगे तो मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है। आगे है उसके बाद में क्या चीज़ें हैं, गाइडलाइन दिया गया, बहुत सी चीज़ें पॉइंटों के अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आईटी ऑफिसर्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल एटसेट्रा जो भी चीज़ होगा सारा का सारा इसमें देखेंगे। सबसे पहले कहा गया 4 ईयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। और कहा गया बी पॉइंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस से रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और ग्रेजुएट इसके अंतर्गत पे ग्रेजुएट अगर जैसे कहा कि हैविंग पास्ट DOEA बी लेवल के अंतर्गत पे, ठीक ध्यान रखना। उसके बाद में जो एग्रीकल्चर से फील्ड ऑफिसर के लिए वही मिनिमम एज लिमिट 20 है और मैक्सिमम 30, यहाँ पर 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 ईयर्स डिग्री ग्रेजुएशन से इन एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत पे, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज के अंतर्गत पे साइंस से रिलेटेड, और अगर बात करेंगे तो फिजिकल्चर्स के अंतर्गत से, और एग्री उसके बाद में मार्केटिंग से एंड कोऑपरेशन से, और कोऑपरेशन से एंड बैंकिंग से, एग्रो जो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत पे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक से बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस से एग्रीकल्चर, बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट या फूड टेक्नोलॉजी या इसके अंतर्गत पे डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और उसके बाद में की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया, सेरिकल्चर फिशरीज इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद की बात करेंगे तो आगे दिया गया 3rd नंबर है राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन से डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट दी डिग्री से ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत, और कहा गया पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट दी डिग्री लेवल के अंतर्गत पे, ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत पे। उसके बाद में लॉ ऑफिसर्स के लिए है यहाँ पे जैसे लॉ से दिगर बैचलर डिग्री इन लॉ LLB होना चाहिए, एंड इनरोल्ड एज एन द एडवोकेट विद द बार काउंसिल के अंतर्गत आपका रजिस्टर होना चाहिए LLB। 5 नंबर की बात करेंगे तो HR हो गया पर्सनल ऑफिसर्स के लिए, यहाँ पर ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स से फुल टाइम से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और 2 ईयर्स से फुल टाइम से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल से मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल से लेसन से, HR/HRD हो गया सोशल वर्क और लेबर लॉ से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 6 नंबर का, जैसे यहाँ पर कहा गया मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स से फुल टाइम से MMS मार्केटिंग से, 2 ईयर्स से फुल टाइम से MBA मार्केटिंग से, 2 ईयर्स से फुल टाइम से PGDBA ऑब्लिक किया गया है PGDBM/PGPM या इसमें से PGDM विथ स्पेशलाइजेशन से इन मार्केटिंग। इनके अंतर्गत पे जो पोस्ट है इसके अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। इसके अंतर्गत पे कितनी चीज़ें वो चीज़ हमने देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने इसके अंतर्गत पे आपके लिए देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 175 रुपये फॉर्म फीस है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWBD के लिए, और कैटेगरी के लिए अदर कैटेगरी के लिए 800 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है, पेज नंबर 11 पर जो यहाँ पर दिया गया। और आपके एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत पे जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल जो इसके अंतर्गत पर रेफरेंस टू बैंकिंग जो इंडस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होगा। टोटल 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स का होगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर आ गया। और उसके बाद की बात करें मैक्सिमम जो मार्क्स इसके अंतर्गत पे है, और इसके अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में सॉल्व करनी है, और उसके बाद में रीजनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में होगा। पर पेपर के पार्ट को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट दिया जाएगा। 2 घंटे के अंतर्गत आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर इंग्लिश पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है, 0.5 मार्क्स का हो गया, तो 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। रीजनिंग पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग से इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट इससे रिलेटेड होगा, तो इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। तो ठीक है, इसका शॉर्ट सिलेबस भी देख लिया प्रीलिम्स के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में मेन्स, जैसे कि इसके अंतर्गत प्रीलिम्स नहीं, लॉ ऑफिसर्स के लिए
ये चीज प्रिलिमिनरी के अंतर्गत पे सबसे पहले जो पार्ट दिया गया था उसके अंतर्गत पे कौन सा, लॉ ऑफिसर से हो गया एंड राजभाषा अधिकारी के लिए, दो चीज़ों के लिए प्रीलिम्स में ये चीज़ें होंगी पैटर्न। और उसके बाद में यहाँ पर क्या बात करेंगे, आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर से फील्ड ऑफिसर के लिए, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन हो गया 25 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट, रीजनिंग हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। थर्ड नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 150 क्वेश्चन है 120 मार्क्स का हो गया, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। बाई लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश जो चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद की बात करेंगे जैसे मेंस एग्जाम के अंतर्गत पे किस किस चीज़ के लिए है, पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर्स के लिए, आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, एचआर पर्सनल्स ऑफिसर्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। प्रोफेशनल से जो नॉलेज होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, हिंदी और दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत पे इंग्लिश, और ड्यूरेशन अवधि होगी आपकी 45 मिनट। उसके बाद में राजभाषा अधिकारी मेंस के अंतर्गत तो प्रोफेशनल जो नॉलेज का होगा आपका ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन होगा, और उसके बाद में पर्सनल से जो नॉलेज होगा डिस्क्रिप्टिव आपका होगा 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत में होंगे, 60 1 घंटे का आपको टाइम दी जाएगी, दोनों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, दोनों को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट इसके अंतर्गत पे दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये बेसिक्स अगर देख लो ना काफ़ी अच्छा लग जाता है। आगे बढ़ते उसके अंतर्गत में शायद वैकेंसी से रिलेटेड लास्ट में कहीं लिखा होगा कि कितनी वैकेंसीज इसके अंतर्गत पे दी गई हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, डीपली दे देता है बहुत सी चीज़ें पढ़ने के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद में मैं सॉल्टली प्रोवाइड कर दूंगा कि कितनी वैकेंसी इसके अंतर्गत पे दी गई है, वही हाउ टू अप्लाई दिया गया कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या आपका फोटो सिग्नेचर एटसेट्रा क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पे होगा, लगभग 22 पेज के अंतर्गत, तो शायद लगभग 50 पेज एवरेज इसके अंतर्गत पे दिया गया। जनरल इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दिया रहता है कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पे पॉइंट निकल के आ रही हैं और क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पर होता है, और बेसिक सी चीज़ें होती है जैसे कि यहाँ पर ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया। देखो अब यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर बटी हुई है, ठीक है, शॉर्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और आपको थोड़ा सा डीपली देख लेना है कि यहाँ पर कौन कौन से बैंक के अंतर्गत पे कितनी है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंतर्गत पे, जैसे कि इसके अंतर्गत पे दिया गया एग्रीकल्चर फील्ड के अंतर्गत पे कितनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 80 पोस्ट है, कैनरा बैंक में अभी नहीं है, और उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर भी नहीं है, और इंडियन बैंक के अंतर्गत पर भी अपडेट होना है, और 7 नंबर है इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत पे 80 पोस्ट हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंतर्गत पर अपडेट होना है, पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत पर 150 पोस्ट हैं, यूको बैंक के अंतर्गत पर अभी रजिस्टर्ड नहीं है, अभी वैकेंसी अपडेट हो जाएगा। 11 नंबर है यूको बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पर 46, शेड्यूल टाइप के लिए 23, ओबीसी के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, अनरिजर्व के लिए 128, टोटल 310 पोस्ट है। एचआई कैटेगरी में 3 पोस्ट हैं, उसी कैटेगरी के अंतर्गत पर 4 पोस्ट है, उसके बाद में वीआई कैटेगरी के अंतर्गत में यहाँ पर 2 पोस्ट है, और आईडी कैटेगरी के अंतर्गत पर 3 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए स्केल फर्स्ट के लिए। उसके बाद में एचआर पर्सनल्स ऑफिसर्स के लिए इसके अंतर्गत पर अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत पर 10 पोस्टें दी गई हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पर 10 पोस्टें हैं, और उसके बाद में डायरेक्ट वही चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत पे और कैनरा बैंक में अपडेट होना है, और उसके बाद में इंडियन बैंक के अंतर्गत पर अपडेट होनी है, पंजाब एंड सिंध में भी अपडेट होना है, और यूको बैंकों में और इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में अपडेट होनी है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, और उसके बाद में ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के अंतर्गत पर 6 पोस्ट है, और कैटेगरी के अंतर्गत पर कुछ नहीं है, ठीक है ना, जो दिव्यांग कैटेगरी अलग अलग दिया गया है। उसके बाद में ऑफिसर्स के लिए जो इसके अंतर्गत पर है टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 203 पोस्टें हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे भी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, बैंक ऑफ द महाराष्ट्र में 80 पोस्ट है, कैनरा बैंक के अंतर्गत पे यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है और अभी अपडेट होना है इसके अंतर्गत पे, और इंडियन बैंक में भी वैकेंसी अपडेट होनी है। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत पे 20 पोस्ट 8वें नंबर का है, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी अपडेट होनी है, पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत पे 100 पोस्ट, और यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर भी वैकेंसी अपडेट होने वाली है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 30 पोस्ट है, शेड्यूल टाइम में 14, ओबीसी में 53, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 20, और अनरिजर्व्ड के अंतर्गत पे 86 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे एचआई कैटेगरी के अंतर्गत पे 3 पोस्ट हैं, और उसी कैटेगरी के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं, और वीआई कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, और आईडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। लॉ ऑफिसर्स के लिए इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल कितना दिया गया है, यहाँ पर पोस्ट है 56 पोस्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया में 1 पोस्ट है, बैंक ऑफ द महाराष्ट्र में 30 पोस्ट हैं, और उसके बाद में कैनरा बैंक में अपडेट होने वाला है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 25, और इंडियन बैंक के अंतर्गत अपडेट होने वाली है, और उसके बाद में यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक में भी वैकेंसी अपडेट होने वाली है। फिर उसके बाद में उसके बाद में यूको बैंक में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी वैकेंसीज अपडेट होने वाली है। पर के अंतर्गत आप कैटेगरी वाइज देख लेना, मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
शेड्यूल कास्ट में 7 पोस्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब में 3 पोस्ट हैं, ओबीसी में 14 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 हो गया, अनरिजर्व में 27 पोस्ट हैं। फिर ओसी कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर जो दिव्यांग कैटेगरी है 2 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पर, और पे नहीं दिया गया। और उसके बाद में मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें 350 पोस्ट हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पर भी नहीं, यहाँ पर है कैनरा बैंक के अंतर्गत पे यहाँ पर नहीं है अभी रजिस्टर्ड होना है। इंडियन बैंक के अंतर्गत पर भी अपडेट होने वाला है, और उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक में भी अपडेट होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक में 350 पोस्ट है, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर भी वैकेंसीज अपडेट होने वाली है। शेड्यूल कास्ट में 52, शेड्यूल ट्राइब में 26, ओबीसी में 94, ईडब्ल्यूएस में 35 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 143 और उसके बाद में टोटल अगर बात करेंगे तो 300 पोस्ट हैं। एचआई कैटेगरी के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो ओसी बैंक के अंतर्गत पे ओसी कैटेगरी के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है, और वीआई के लिए 3, और उसके बाद में आईडी कैटेगरी के लिए पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसीज ऐसी बढ़ता हुआ है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो राजभाषा अधिकारी के लिए जो यहाँ पर टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 78 पोस्ट है। कितनी है यहाँ पर? टोटल 78 पोस्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 23 पोस्ट हैं, और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया में 1 पोस्ट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 10 पोस्ट हैं, कैनरा बैंक में अपडेट होनी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 20 पोस्ट हैं, इंडियन बैंक के अंतर्गत पे यहाँ पर अभी रजिस्टर्ड नहीं है, इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत पे 14 पोस्ट हैं, और पंजाब एंड सिंध बैंक में अभी रजिस्टर्ड होना है। 9 नंबर है पंजाब नेशनल बैंक में 10 पोस्ट हैं, और यूको बैंक में अभी अपडेट होनी है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपडेट होने वाला है। तो इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 10 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब में 3, ओबीसी में 19, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 7 पोस्ट है, और रिजर्व के अंतर्गत पे 39, टोटल कितनी है? 78 है। और जिसमें मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, उसमें इसी ध्यान रखना कि वैकेंसी नोट अगर इसके अंतर्गत पे रिपोर्टेड, अभी रिपोर्ट नहीं किया गया। एनआर का मतलब जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, वैकेंसीज जो इसके अंतर्गत पे है नॉट रिपोर्टेड, अभी अपडेट होने वाले, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया। जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे जितने लगभग 11 बैंकों के अंतर्गत वैकेंसीज अपडेट है, वो चीज़ें हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है यूटी के अंतर्गत पर, एनसीआर के अंतर्गत पर और स्टेट के अंतर्गत पर 3 चीज़ें आ जाती हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे आप सुनते हैं ये चीज़ें, और यूटी यूनियन टेरिटरी हो गया, जैसे आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ हो गया, दमन और द्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो उसके अंतर्गत पे यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस का जैसे एग्जाम सेंटर दिया गया, आपका जो भी स्टेट है, जो भी यूटी है, जो भी एनसीआर है, इसके अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा आपका एग्जाम सेंटर नियरेस्ट कौन सा है। ठीक है, प्रीलिम्स का कहाँ पर होगा, मेंस का यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की है उत्तराखंड का प्रीलिम्स का, और मेंस का उसके बाद में कहाँ है, तीनों है, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, तीनों मेंस है। और अपना स्टेट या तो यूपी का है, वेस्ट बंगाल है, तो आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 10th 12th आपका ग्रेजुएशन, जो उसके बाद में जो चीज़ कही गई वो चीज़ ध्यान रखना। फोटोग्राफी की बात करेंगे तो आपका फोटोग्राफी इसके अंतर्गत पे लिखा गया है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत होना चाहिए। और फोटोग्राफी जो कैप्चर से रिलेटेड थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा सा इसको आपको क्या कर लेनी है, सावधानी पढ़ लेना है। उसके बाद में हैंड राइटिंग जो थंबनेल से रिलेटेड, उसके बाद में लेफ्ट थंब जो इंप्रेशन से होता है यहाँ पर 20 KB से लेकर 50 KB, और उसके बाद में हैंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है, उसके अंदर डिक्लेरेशन से रिलेटेड देना होता है। तो फाइल टाइप जो जेपीजी के अंतर्गत है 50 KB से लेकर 100 KB के अंतर्गत होता है। तो अगर आप टाइप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक कंप्रेस ऐप ले लेना, नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो होते हैं। ठीक है ना, उसको देख लेना कि कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे क्या चीज़ करना है, तो सारा का सारा इसके अंतर्गत पे अपने को मिल जाता है। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए वैकेंसीज अपडेट की गई थी। एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ, बहुत सारे बैंकों के लिए है, लगभग 11 बैंकों के अंतर्गत पे वैकेंसीज पूरी की पूरी यहाँ पर अपडेट की गई थी। जैसे कि यहाँ पर है IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए, लॉ ऑफिसर्स के लिए, HR हो गया, पर्सनल्स ऑफिसर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए, जो 1 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आपका अपडेट किया गया। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पर हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन जो ये विज्ञप्ति है IBPS के अंतर्गत पर अलग अलग बैंकों के अंतर्गत पे देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसके अंतर्गत पर जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।